हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। बात आपको समझ आ गई होगी ये मोन्टाज देख करके कि हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं जिसका ख़तरा अभी भी सिंध के जो साहिली पट्टी पे शहर हैं बशमूल कराची उनमें मौजूद है। कल जो है साइक्लोन गुलाब वो टकराया था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश या अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि एक और साइक्लोन शाहीन जो है वो ख़तरा बन रहा है सिंध के शहरों के लिए, ख़ुसूसन वो शहर जो साहिली पट्टी पर हैं, और उससे अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और तूफ़ानी बारिश भी होगी। आज रात भी बारिश का इम्कान है, लेकिन असल जो तूफ़ानी बारिश का खदशा है वो कल है और परसों कहा जा रहा है कि ये साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा। जो ख़तरा है उसके पेश नज़र कराची समेत जो कई शहरों के सिंध के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। साहिल पर जाने की ममानियत कर दी गई है। जो साहिली पट्टी पर माहीगीर थे उनको मुंतकिल किया गया है सेफ़ जगहों पर और समंदर में जाने की इजाज़त नहीं है। ये अलग बात है कि सी व्यू पर इस वक्त भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो तूफ़ान का नज़ारा करने वहाँ मौजूद हैं। हालांकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि खुदा के लिए आप वापस चले जाइए। यानी तूफ़ान का मुकाबला तूफ़ान बदतमीजी से है। बिल्कुल बदतमीजी तो नहीं है यार, लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। हाँ, वो जैसे फ्लोरिडा में फायर कर रहे थे तो वो बदतमीजी थी, यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखो, एंजॉयज ले रहे हैं। दूसरे ये है कि बलूचिस्तान का जिक्र ना भूलें, वहाँ गवादर, पसनी और मारा वगैरह वहाँ भी अलर्ट है सिचुएशन, इसलिए कि वहाँ भी असरात पड़ सकते हैं। कराची कमिश्नर कराची ने भी हिदायत जारी की हैं, स्क्रीन पर भी हम चला देंगे कि अपने तमाम फ़ोन्स, टॉर्चेस, टॉप्स चीज़ों को चार्ज कर लें। आपके जो अगर गाड़ियां हैं और जनरेटर हैं पेट्रोल डलवा लें और स्टॉक्स रखें, ज़ाहिर है पानी पीने के पानी का, अद्वियात के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपके पास जनरेटर है तो थोड़ा सा उसको एलिवेट करके रखें। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसी ऑफिस का जो जनरेटर था एक ज़माने में पानी इतना बढ़ गया था कि वो जनरेटर के अंदर चला गया था। अभी आप बाहर जाके देखेंगे तो हमारा जनरेटर भी अब एलिवेटेड है क्योंकि सबक सीख लिया था। सही। तो क्या सूरत हाल है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अब से कुछ देर पहले एक तीसरा अलर्ट उनके मुताबिक जारी किया है और कहा है कि आज रात भी बारिश होगी, कल तूफ़ानी बारिशों की पेशिंग गोई है। हमारे साथ सिंध मेट ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं सरदार सरफराज साहब वो मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। बताइए नाजरीन, कराची में ख़ास तौर पर और सिंध के दूसरे शहरों में भी लोग बहुत एंक्शस हैं इस सारी वार्निंग्स को लेकर के, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त डिप्रेशन है, ये हवा का शदीद दबाव हम उसे कह सकते हैं। कराची के जनूब मशरक में कोई 200 से 240 250 किलोमीटर के फासले पर, और इम्कान ये है कि इम्कान ये था कि सुबह तक और कल शाम तक उसके साइक्लोन में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। ओके, तो आपने वार्निंग्स जारी की हैं सर कि किस हद तक खदशा है, क्योंकि खुशकिस्मती से हम गुलाब से तो बच गए थे मगर शाहीन का खदशा जो है वो लग रहा है कि उससे ज़्यादा है। जी देखिए, अलर्ट इशू किया है कि साइक्लोन जब बनता है तो ज़ाहिर है उसमें तीन तरह के उसकी वजह से तीन तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं साहिली इलाकों को। एक तो बहुत तेज़ मूसलाधार किस्म की बारिशें और तेज़ जकड़ चलने का उसमें इम्कान होता है कि सुल्तान तुगयानी काफ़ी आ सकती है। तो अब जिस साइल को जाके उस ज़ाहिर है उस पर्टिकुलर एरिया के तीनों होते हैं, लेकिन बाकी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी बारिशों और आंधी वांधी का असर रहता है। इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। दूसरा अलर्ट हमने किया है कि अभी कान मौजूद साइक्लोन हो सकता है और इसकी मुमकिन मूवमेंट जो है वो नॉर्थ है। दूसरी बात ये भी है कि ये भी अब कराची के एतबार से मैं हैरान हूँ कि जो टीवी चैनल्स पे ही मैंने देखा है कि 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी, कराची जैसे शहर के लिए 100 मिलीमीटर का मतलब है कि आधा कराची जो है वो डूब जाएगा। मैंने ये भी मनाजिर देखे हैं कि नागन चौरंगी के ऊपर जो है लॉन्चेस वगैरह पहुंचा दी गई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो बारिश हुई थी उसके बाद वो नागन चौरंगी का एरिया बहुत फ्लड हो गया था। उसमें हमने गाड़ियों को भी देखा था डूबते हुए। तो
अब जो सूरत हाल है प्रिपेयर्ड तो है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में प्रिपेयर्डनेस जो है कितनी भी आप कर लें, कराची में डैमेज कंट्रोल हो सकती है, डैमेज प्रिवेंशन करना मुश्किल है। अच्छा, अब जाहिर है कि जब भी हम कराची में बात करते हैं तो लोग काफ़ी सीरियसली हाफ जोकिंगली ये हमेशा ये बात करते हैं कि जी अब्दुल्ला शाह गाजी ही हमें बचा लेगा, लेकिन अब ये तो हम बारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ना अर्बन या कोस्टल फ्लडिंग की, तो एक चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है इसको मेंटेन करना, वो है आपका मैंग्रोव शील्ड का कवर। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर फ्लडिंग को आपने वाकई रोकना है, मैं जो बात कर रहा हूँ जो कोस्ट से आ रही है, ज़ाहिर रेन वाली चीज़ आप नहीं रोक सकते, मैंग्रोव बेल्ट को मेंटेन करना, बिकॉज ये आपकी बुलेट प्रूफ वेस्ट है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साइक्लोन के नाम कहाँ से आते हैं। तो गुलाब का नाम पाकिस्तान की तरफ से आया था, जो सिस्टम बनाया हुआ है कि ये रोटेट होता है। जैसे ये जो साइक्लोन या जो हरिकेन या जो भी अगर अरेबियन सी में जो बनते हैं, तो जो उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, जैसे कतर हो गए, पाकिस्तान हो गए, ओमान भी हो गया, वो बारी बारी इसके नाम रखते हैं। अच्छा, जैसे गुलाब हमारी तरफ से था, लेकिन शाहीन का नाम कतर ने दिया। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि आप कोई सियासी नाम नहीं रख सकते, जैसे कि साइक्लोन मोदी नहीं कर सकते आप, और साइक्लोन औरंगजेब भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में हमारे भाई नाराज़ हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गालियाँ नहीं लिख सकते। और एक ज़माने में आपको याद है कि सिर्फ ख़वातीन के नाम होते थे ना, नीलोफर, कैटरीना, अब थोड़ा सा जेंडर बैलेंस भी हो गया। गुलाब तो बड़ा सोच के रखा था, क्योंकि वो गुलाब की तरह ही टकराया और बचत हो गई। क्या मतलब पोएटिक बातें कर रहे हो तो यार, मतलब अब क्या करूं, जब नहीं मिल रहा वो लाइन, तो यार कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो चलाना ही है ना आगे। अब शाहीन को आप ये ना कहिएगा कि दूर तक मार कर शाहीन पर थोड़ी सी बात करें आप सर। हाँ यार, ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि महकमा मौसमियात का एक अहलकार हमारे पास मौजूद है और अभी तूफ़ान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे जो राब्ता है वो नहीं हो पा रहा है और आवाज़ जो है वो बार बार कट रही है। और तो कम्युनिकेशन लाइंस को उसने मुतासिर करना शुरू कर दिया। और हम इस तरह की रिपोर्टिंग हमारे जो जैसे आप देख सकते हैं कि तेज हवा की वजह से फ़ोन पे आ गए हैं। उम्मीद है कि फ़ोन पे आवाज़ थोड़ी सी गनीमत होगी सरफराज साहब, वरना हम तो ज़ाहिर है बिस तो तकरीबन हो ही चुके हैं अपने नाजरीन के सामने। तो मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि 0 पॉइंट से लेके जीवनी तक का जो पाकिस्तान का साहिल है, उसका कितना टुकड़ा जो है एक्सपेक्टेड है कि मुतासिर हो सकता है? देखिए वसत साहब, जो फोरकास्ट मॉडल्स होते हैं, हमारे पीएमडी के मॉडल भी और दूसरे इंटरनेशनल मॉडल भी, वो सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कि जाहिर है उसका ट्रैक इधर 0 पॉइंट से शुरू होकर अगर जीवानी तक उसकी मूवमेंट इसी तरह से, यही एक तरह से कॉरिडोर होगा जिसमें उसकी मूवमेंट होगी। तो उसके नतीजे में बारिश तो तकरीबन तमाम ही कोस्टल जो पट्टी है, यानी इधर अपना केटी बंदर से लेके छिक जीवानी तक सारी कोस्टल पट्टी में बारिश होगी, कहीं मॉडरेट और कहीं हैवी, और ज्यादातर इम्कान यही है कि हैवी बारिश होगी। अभी उसकी स्टेज ये है कि वो कल तक तो मतलब समंदर में रह के जितनी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसके फेवर में हैं। सी सरफेस टेम्परेचर होता है, अपर एटमॉस्फेयर विंड्स होती हैं, फिर लोअर एटमॉस्फेयर कन्वर्जेंस होती है, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो फैक्टर्स हैं, वो उसके इंटेंसिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर उसका जो मुमकिन ट्रैक है इस वक्त तक, जो अपर एयर की विंड्स असल में उसको स्टीयर कर रही होती हैं, 35,000 या 40,000 फीट की जो विंड्स होती हैं, तो वो उसको और मारा और पसनी के दरमियान उस एरिया की तरफ एक तरह से स्टीयर करेंगी। इम्कान अभी तक ये है। तो वो एरिया तो ज्यादा वल्नरेबल है, जाहिर है उसमें जो 3 इम्पैक्ट्स होते हैं मैंने आपको बताए थे कि जी हाई इंटेंसिटी विंड्स और तो कराची से डायरेक्ट टकरा सकता है या साइडों पे आ सकता है? जी सारी रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। ये जो तूफान जो भी है ये नॉर्मली कराची से टकराते नहीं हैं, पिछली जो हिस्ट्री है तूफानों की जो पैटर्न्स हैं, लेकिन ये जो तूफान है ये कराची के साहिल से डायरेक्ट टकरा सकता है या साइडों से निकल सकता है, बदीन ठट्टा की तरफ या बलूचिस्तान के साहिल की तरफ? नहीं, डायरेक्ट सिंध के किसी भी साहिल को डायरेक्ट टकराने का कोई खतरा नहीं है इसका, इसलिए कि थोड़ा सा दूर है। और जो मैंने आपको बताया कि जो अपर एयर की जो विंड्स होती हैं ना, वो असल में इसको स्टीयर करती हैं। तो उन विंड्स का पैटर्न इस तरह से है कि वो उसको नॉर्थ वेस्टवर्ड शिफ्ट करेंगी, यानी बलूचिस्तान के साहिल की तरफ ज्यादा इम्कान है उसके जाने का। अच्छा, गैर आबादी इलाका। तो कराची के बारे में जो पेशिंग गोई है बारिशों की कि हैवी होंगी, और मैं चैनल्स पे टिकर भी चलते देख रहा था कि लोग कयास कर रहे हैं
रिपोर्टर्स जिसमें हैं, जाहिर है, और वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से बात करके कि 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो इतनी हैवी बारिश तो जाहिर है कराची के लिए खासी नुकसानदेह होगी। जी, इस बात का खदशा है मुबशर भाई कि उसमें चूंकि काफ़ी डीप सिस्टम होता है साइक्लोन, आपको पता है, डिप्रेशन और फिर उसके बाद डीप डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन, तीसरी स्टेज होती है उसकी, तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है बारिश बरसाने का। तो इसलिए ज़ाहिर है अलर्ट में तो वो रखना होता है कि इतनी बारिश हो सकती है। और जितने मैंने आपको कहा कि जितने फोरकास्ट मॉडल्स हैं वो भी इस मतलब 2 से 3 दिन का स्पेल है और उसमें चांसेस होते हैं कि इतनी बारिश हो जाए, 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती, मतलब इस बात के चांसेस हैं कि इतनी हो जाए, क्योंकि कराची के जुनूब से गुजरेगा लेकिन उसकी आउटर पेरिफेरी जो है उसको टच करते हुए एक तरह से जाएगी, तो वो बादलों की जो बेल्ट होती है वो बारिश बरसाती हुई जाएगी पूरे कोस्ट के साथ। सही, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमसे बात करने का। बात डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ स्टोरी की बात तो कर रहे होंगे शायद। हाँ, लेकिन बारिश नहीं होती है। वफ़ा ले लो यार। चलो, वेलकम बैक। और खुशकिस्मती ये है कि कोरोना के केसेस जो हैं बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, मगर डेंगी एक दफ़ा दोबारा जो है नमूदार हो गया है। पहले सिंध में था और अब जो है उसका रुख पंजाब और केपी की तरफ जो है वो ज़्यादा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में 223 केसेस आए, जिसमें से 167 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के थे। इसी तरह पेशावर में भी ख़ासे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है और तशवीश का इजहार किया है कि इन हज़ारों केसेस को अगर ना रोका गया तो ये बहुत तेज़ी से डेंगू फैल सकता है। और उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं कि लोग जो हैं हिफाजती इक़दाम करें, क्योंकि प्रिवेंशन ही इसका क्योर है डेंगू का, और कोई क्योर नहीं होता। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा पानी कहीं खड़ा हुआ है तो उसको या तो ढक दें या जो है उसको वहाँ से उसकी सफाई कराएं, वरना ख़तरा यही है कि डेंगू आपको हो सकता है। उसके अलावा मच्छरों से जो बचाव की अद्वियात हैं या स्प्रेज हैं वो कीजिए, और जो मॉस्कीटो रेपेलेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि चूंकि जैसे आम मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में पनपते हैं जी, ये साफ तो ये भी गंदे पानी में पनपता है ना। ये जो आपके घर में नहाने का पानी है ना या पीने का पानी, उस पे है साफ़ सुथरा मच्छर है, लेकिन इसकी मार बहुत ही लीथल है। तो खुसूसन जो अपना साफ़ पानी है ना इस्तेमाल करने का, नहाने धोने का या पीने का, उसे भी ढक के रखें और आसपास की जो जगह हैं उन्हें ड्राई रखें वो भी। और जो लोग अपने पौधों को पानी देते हैं ना, तो ये भी केयरफुल हों कि अगर ज़मीन पर गिर गया है और एक पूल बन गया है उसको भी साफ़ करें। और आपकी जो एसी के एग्जॉस्ट में से जो पानी निकलता है ना, अक्सर लोग उनको भी प्यालों में भर लेते हैं, उस पर भी आपको करना होता है। अगेन सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन ही है। और जिस तरह अगर आप सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं, तो जैसे कोरोना की जब लहर आई थी तो आपको यही रिपोर्ट्स आ रही थी ना कि जी मेरे जानने वाले को हो गया एंड सो ऑन। अभी भी कुछ ऐसा ही है। अदाकारा मंशा पाशा की भी अभी ट्वीट आई थी कि जी अभी वो रिकवर हुई हैं डेंगू से, और काफ़ी डेंगू का पता भी 3 से 14 दिन बाद चलता है आपको उस दौरान। और उसमें खासी, अब सिंध के जो वज़ीर तालीम थे, अब वज़ीर इंफॉर्मेशन है सईद गनी, उनको भी डेंगू हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोरोना ने इतनी तकलीफ़ नहीं दी जितना डेंगू ने मुझे तकलीफ़ दी। बहरहाल अब क्योंकि मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, तो कल हमारी साथी अफसा कोमल ने, जो पंजाब के महकमा सेहत के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहिद, उनसे बात की और पूछा कि क्या इक़दाम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट और कैसे इस को रोका जा सकता है। तो सुनिए उनका क्या कहना था। ये है कि ये जो इलाके चंद हैं इनमें वाकई केसेस की तादाद ज़्यादा है और हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश है। हमने पिछले हफ्ते भी इसकी माप अप एक्टिविटी की है, अब हमने कल से दोबारा इसकी माप अप एक्टिविटी शुरू कर दी है और स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हमारी टीमें, और जो केस रिस्पांस है वो भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्द कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, खैबर अहम बात क्या की डॉक्टर शाहिद ने यही कहा कि भाई तसल्ली दे, SOP हम ये कर रहे हैं वो कर। यार ये मुझे एक बात बताओ, ये डेंगू कोई नया इस साल तो नहीं आया है, ये पिछले 15-20 साल से हम इसका नाम सुन रहे हैं और आता है, और हर दफ़ा ये दावा होता है कि नहीं जी इस दफ़ा भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और अगले साल शिद्दत कम होगी। ये जो श्रीलंकन टीम आई थी या इसके अलावा इंडोनेशिया में जो तजर्बात हुए हैं कि जो वो मच्छर है उसको किसी तरीके से वो
डीएक्टिवेट कह लें या इम्पोर्टेंट कह लें, वो करते हैं, कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कामयाब किए हैं। तो ये पाकिस्तानी जो है इस बारे में मेरा ख्याल है सोचते तक नहीं होंगे कि बाकी जो ममालिक हैं उनसे अपडेट किस्म की चीज़ें लें। गुज़िश्ता हुकूमत में एक कोशिश हुई थी, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वो किया था। आज भी मैं उनकी काफ़ी कामयाबी से किया था। और आज उन्होंने कहा था, उन्होंने ऑफ़र की कि मैं पंजाब हुकूमत को जो है ऑफ़र करता हूं कि मेरा जो पेपर हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर आप उसको देख लें तो उस पर फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जी हमने डेंगी शहबाज और डेंगी हमजा को काबू कर लिया है, तो अब डेंगी वायरस पे भी काबू कर लेंगे। वो कहते सीरियसनेस तो छोड़ दो यार, मतलब देखो यार आपका जाली दुश्मन होगा, लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है यार, अल्लाह वास्ते उसको कंटिन्यू करो। आई मीन रेस्क्यू 1122 का क्रेडिट सब लेते हैं, लेकिन किसने स्टार्ट की थी? परवेज इलाही ने स्टार्ट की थी, और फिर वो कैरी ऑन होती है। मुझे डेंगी से नहीं साहब, फयाजुल हसन चौहान से डर लगता है। वो काफ़ी लोगों को लगता है सर। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी खासी सूरत हाल ख़राब है, और ये हमेशा जो डेंगी की सूरत हाल है वहाँ ज़्यादा मसला होता है। तो वहाँ सीनियर वज़ीर जो हैं शौकत यूसुफजई, उनसे भी बात की हमारी साथी अफसा कोमल ने, और पूछा कि जी वहाँ क्या कर रहे हैं। तो सुनिए उनका क्या कहना था। जी, सब जगह के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है, और 10 पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल फोकस किया गया है पेशावर के अंदर, और कोशिश ये हो रही है कि ये सर ना उठाए। लेकिन जो आपने बात की 1153 केसेस सामने आए थे, उसमें 1068 केसेस सेहतियाब होकर चले गए हैं। अभी तक कोई अमवात नहीं हुई अल्लाह के फजल से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त डेंगी जो है वो जिस तरीके से उठा है, हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी इसके लिए इक़दाम हैं वो पूरे किए जाएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेंगी पर, और जो ज़ाहिर है महकमा सेहत कह रहा है या वज़ीर कह रहे हैं KP के, वो तो यही कहेंगे कि चीज़ें हम कंट्रोल में हैं। जो रेगुलर SOP स्टेटमेंट्स होती हैं वही जारी हो रही हैं, मगर सूरत हाल ज़ाहिर है तशवीशनाक है, जिसका इज़हार पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब से कुछ देर पहले किया है। हमारे साथ लाहौर में हमारे नुमाइंदे नौमान लियाकत मौजूद हैं। नौमान, आप इस मामले को कवर कर रहे हैं और पहले भी कवर करते रहे हैं। पिछले सालों की निस्बत आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में वाकई है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया। जो डेंगी है वो इस वक्त पंजाब के अंदर एक हॉट इशू बन चुका है। अगर हम बात करें कंट्रोल के हवाले से तो अभी बिल्कुल भी डेंगी जो है वो कंट्रोल नहीं है, और वज़ीर सेहत भी ये बात तस्लीम कर चुकी हैं। पंजाब के अंदर जितने भी जो केसेस सामने आते हैं, इनमें से 80 से 90% जो केसेस हैं वो सिर्फ लाहौर से आते हैं। तो डेंगी को जो है वो एक गढ़ करार दे दिया गया है कि सबसे ज़्यादा डेंगी के केसेस लाहौर से रिपोर्ट होते हैं। अब इशू ये है कि 2 वजूहात सामने आई हैं कि पहली ये, जब भी मानसून का आगाज़ होता है तो हर साल जो डेंगी के केसेस हैं वो बढ़ते हैं। 2011 और 12 में एक दफ़ा ऐसा वक्त आया था जब डेंगी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे। उसके बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल रही, लेकिन एक साल ऐसा आया था जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे। उस वक्त के जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने इस पर काफ़ी मीटिंग्स भी की थी, और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ था वो रावलपिंडी हुआ था, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होते थे। उसके बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया था। इसकी जो अब नई लहर आई है वो 2021 में आई है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। वजूहात 2 हैं। एक तो ये कि मानसून का आगाज़ है, जब भी बारिशों का मौसम आता है तो इस दौरान जो केसेस हैं वो हर साल बढ़ते हैं, लेकिन जितने केसेस इस साल बढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं बढ़ते। इसकी दूसरी जो एक अहम वजह है वो ये भी सामने आई है कि जो हमारा अमला है डेंगी पर काम करने वाला, उसको तो हमने लगा दिया कोविड की ड्यूटी पे। इसके अलावा वहाँ पर जो
पोलियो की ड्यूटी थी उसके ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी सारा जो दारोमदार था, जो सारी तवज्जो थी वो पोलियो की तरफ चली गई, डेंगू को हम भूल गए। नतीजा ये निकला कि डेंगू इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। चूँकि अब डेंगू बहुत ज़्यादा फैला है तो फिर हमें याद ये भी आया है कि हमें इसको कंट्रोल भी करना है। इस पर वज़ीर सेहत भी अब काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती हैं, कैबिनेट की मीटिंग हुई, सीएम ने भी नोटिस लिया, तो अब टीमों को दोबारा से जो है वो मुतहरिक किया गया है कि वो घरों के अंदर जाएं, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस करें सारा। जो टायर्स की शॉप है, हम देखते थे कि लास्ट टाइम मुकदमात भी दर्ज होते थे, लेकिन इस साल ऐसा कोई वाकया भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा मैं यही आपकी बात जाहिर है प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी डेंगू के आने से पहले जो है मुहिम चलाई जाती थी कि लोगों को आगाह किया जाए कि जनाब ये डेंगू के ख़तरात मौजूद हैं, अपने आप को बचा लें। इस दफ़ा ऐसी हमने कोई वार्निंग साइंस देखे नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी मानसून का आगाज़ होता था तो उससे पहले बाकायदा तौर पर आगाही मुहिम होती थी, मुख्तलिफ मुकामात पर सेमिनार भी मुनक्किद किए जाते थे ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जो मानसून का आगाज़ हुआ है, तो इस दौरान डेंगू से बचना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें तरीक़ेकार भी बताए जाते थे कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, किस तरह से हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो ज़्यादा तवज्जो थी वो कोरोना थी, कोरोना की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस था, इसलिए हम डेंगू को भूल गए। नतीजा ये निकला। अच्छा, ये रीजन तो हो सकती है, लेकिन जब कोरोना का वजूद भी नहीं था और पोलियो के केसेस भी ज़्यादा थे, उस दौरान भी आज के मुकाबले में पिछले 2 साल ऐसे गुजरे कि रिकॉर्ड केसेस सामने आया था। वबा की एक शक्ल थी रावलपिंडी डिवीज़न में और लाहौर डिवीज़न में बिलखुसूस, लेकिन ट्रायल एंड एरर की बुनियाद पे एक कम इफेक्टिव ही सही है लेकिन एक मॉडल ज़रूर तैयार हो गया था पिछली हुकूमत के ज़माने में, तो वही मॉडल उठा के अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता? वो नज़र आ रहा है आपको? इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हम उस मॉडल की तरफ जाते, चूँकि वो मंसूबा भी पिछली गवर्नमेंट का था इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते तो नाम उनका आना था। इस वजह से हमने सिर्फ एक ये कि इनका नाम उस गवर्नमेंट का ना आए, हमने अपने तौर पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश भी का नाम लगा देते तो मेरा ख्याल है कि कोई एतराज़ तो ना होता ना किसी को। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम नौमान के पास वापस आते हैं। वेलकम बैक। मौजू बहस है डेंगू। हमारे साथ नौमान लियाकत जो हैं मौजूद हैं, नामानिगार लाहौर से। नौमान साहब, आपने एक तज्जिया पेश किया था पिछले सेगमेंट में कि असल में हुकूमत ये इसलिए काबू नहीं पा सकी कि कोविड पे अमला लगा हुआ था या पोलियो पे लगा हुआ था, इसलिए डेंगू फैल गया। अब अगर उस हमले को वो डेंगू पे लगाएंगे तो फिर लोग कहेंगे जी ये देखें सारा हमला चूंकि डेंगू पे लगाया गया था इसलिए कोविड की नई लहर दोबारा आ गई। तो ये जो थ्योरी है ये आवाम की है, सरकार की है या आपकी है? सर, इसमें ये है कि ये जो अमला भर्ती किया गया था बेसिकली वो था डेंगू के लिए कि ये डेंगू के ऊपर काम करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हमने देखा कि कोविड आया, कोविड के बाद चूँकि एकदम से गवर्नमेंट ने ये जो तमाम तर अमला था इनकी ड्यूटियां डेंगू से हटाकर जो है वो कोविड नहीं, लेकिन डेंगू जो है वो तो सीजनल है ना, 2-3 महीने का खेल होता है। कोविड तो सारा साल का पिछले 2 साल से है, तो क्या 3 महीने के लिए जो अमला भर्ती किया जाता है डेंगू का, वो फिर बाकी 9 महीने ऐसे हाथ पे हाथ डरे बैठ वो कहे जी हम तो डेंगू के हैं, सॉरी हम कोविड में काम नहीं करते, तो ऐसे तो नहीं होता ना? सर, डेंगू से पहले बेसिकली टीमों का ये काम होता है कि वो विजिट करती हैं, सर्विलेंस करती हैं, जो ज़्यादा हाई एरियाज़ होते हैं, रिस्क एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये जाते हैं। अब हमने देखा ये कि इस साल जब चूँकि ये मॉनसून शुरू हो चुका था, इस दौरान चूँकि घरों के अंदर भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया था, तो ये जो अमला उस दौरान जिससे डेंगू का काम लेना चाहिए था, जब मॉनसून का आगाज़ हुआ तो हमने उनसे वो काम लिया ही नहीं। फिर हुआ ये कि वही अमला जो उधर ड्यूटियाँ करता रहा
रहा, पोलियो की कैंपेन भी लास्ट टाइम गुजरी, वहाँ पर भी उन्होंने ड्यूटियाँ की, कोविड में भी की। चूँकि ये डेंगू का सीज़न भी था तो वहाँ पर सर्विलेंस के लिए ये टीमें घरों में ना जा सकी, मुख्तलिफ मुकामात जहाँ पर वो चेक एंड बैलेंस। लेकिन बॉटम लाइन इसकी एक ये बनती है कि ये बेसिक लैरिंग है, क्योंकि देखें डेंगू हर साल आता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और मानसून भी 15 साल आ गया, मानसून का भी ऐसा नहीं है कि ओहो हमें तो पता ही नहीं इस दफा नहीं आने। आपको पता है आपके पास मेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, विद इन अ मार्जिन ऑफ एरर। कोरोना वायरस को 2 साल हो गए हैं, राइट, आपको पता है ये आना था, लेकिन किसी ने इस पर फोकस नहीं किया। नहीं तो जिस तरह इनके स्टाफ आपने दिया है, आप और स्टाफ भी हायर कर सकते थे ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। अच्छा, एक पब्लिक सर्विस के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, उन्होंने ये कहा है, और ये बोथ पब्लिक और डॉक्टर्स के लिए है, कि डेंगू की हालत में कभी भी एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल और एस्प्रिन जो है आप कभी भी तजवीज़ ना करें। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हैं और कोई डॉक्टर आपको अगर एंटीबायोटिक देता है तो उसको मत लें, क्योंकि उससे फर्दर जो डेंगू है वो विशिएट होगा, आपकी सिचुएशन खुदा ना करे मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन तक अगर आपको बुखार रहता है कंटिन्यूसली और आपको शक है तो जाके डेंगू का टेस्ट करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो प्लीज़ ये इंश्योर कीजिएगा कि अपने तौर पर डेंगू में आप खुद से कोई एंटीबायोटिक मत लीजिएगा, ना ही एस्प्रिन लीजिएगा और ना ही एंटी मलेरियल। बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मलेरिया है तो शायद डेंगू नहीं है तो हम एंटी मलेरियल खा लेते हैं। आज इसका टेस्ट में तो पता फौरन चल जाता है। जी बिल्कुल, मतलब डायग्नोसिस कराएं, टेस्ट कराएं। जैसे आप कोविड का कराते हैं, डेंगू का भी करा लें अगर आपको शक है तो। फिलहाल इतना ही, और कल इंशाल्लाह मिलेंगे। दुआ कीजिए कि मौसम साजगार रहे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।